और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चक्का जाम और अब रेल रोको अभियान, किसानों का अब रेल रोको अभियान। आपको बता दें, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 78 दिनों से जारी है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब आंदोलन को तेज करते हुए प्रदर्शनकारी किसानों ने 18 फरवरी को 4 घंटे के राष्ट्रव्यापी रेल रोको अभियान की घोषणा की है। तो रेल को रोका जाएगा 4 घंटे के लिए। किसानों ने 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में 14 फरवरी को एक मोमबत्ती मार्च निकालने का भी फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि राजस्थान में 12 फरवरी से टोल संग्रह नहीं करने दिया जाएगा। मोर्चा ने ऐलान किया है कि पूरे देश में 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। 3 कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर इस महीने के शुरू में किसानों ने 3 घंटे के लिए चक्का जाम का ऐलान किया था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलनकारी किसान केंद्र में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। टिकैत ने सिंगू बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि केंद्र किसानों के मुद्दों का समाधान नहीं कर देता। प्रोग्राम दिया था तो लोगों में था कि कोई प्रोग्राम दिया जाए। आज की संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हमने मुख्य रूप में अगला जो रणनीति है, अगला जो प्रोग्राम है, उसी के ऊपर हमने चर्चा की और कुछ फैसले किए। फैसले 2 तो हैं, एक हरियाणा स्पेसिफिक है, एक राजस्थान स्पेसिफिक है। हरियाणा और हरियाणा के लिए ये है कि हरियाणा के जो लोग हैं वो स्पेसिफिकली जो बीजेपी और जेजेपी के लोग हैं उनके जो एमएलएज हैं उनको अप्रोच करेंगे और अप्रोच करके उनको बोलेंगे भाई या तो आप हमारे आंदोलन का सपोर्ट करो, डिमांड्स का सपोर्ट करो, नहीं तो आप इस सरकार का जो साथ छोड़ो या सरकार की गद्दी छोड़ दो। ये स्पेसिफिकली एक उनको कॉल दिया गया है हरियाणा के लोगों को। और दूसरा है आज से ही राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए है कि राजस्थान पूरे स्टेट में राजस्थान के लोगों को कॉल दिया गया है कि जितने भी टोल प्लाजे राजस्थान में हैं उनको पूरा ही उनको फ्री कर दो, उनको खोल दो। और नेक्स्ट है 14 तारीख को। 14 तारीख को हमने किसान और जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए, और उस दिन हमने इतने यहाँ किसान शहीद हुए या 14 को पुलवामा हुआ था, उस दिन किसानों और जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में कैंडल मार्च और मशाल मार्च का कॉल दिया है। और शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे देश में लोग जो हैं ये कॉल को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे शहीदों को। और उसके बाद 16 तारीख को पूरे देश में छोटू राम जी का जो दिन है, उस दिन में छोटू राम जी के जयंती में पूरे देश में छोटू राम जी का क्या जिंदगी क्या था, उन्होंने क्या क्या किसानों के लिए क्या क्या किया, कर्जे के लिए क्या क्या, जमीन सुधारों के लिए क्या किया, खेती सुधारों के लिए क्या किया, ये तमाम चीज़ उनकी ज़िंदगी से संबंधित जो है उसके लिए तहसील और जिला पद्धर में मीटिंग्स करके, पब्लिक मीटिंग्स करके लोगों को बताया जाएगा। एंड फाइनली 18 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का कॉल दिया गया है, जो दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक 4 घंटे का ट्रेन जो है उसका रास्ता रोका जाएगा पूरे देश में। ये 4 प्रोग्राम हमने, 4 से ज़्यादा ही हैं, ये प्रोग्राम्स आज प्लान किए हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता राहुल आनंद और साथ ही साथ किसान नेता शिवराज सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल मेरा सबसे पहले आपसे रहेगा राहुल आनंद जी, अब किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है, आपने भी देखा, अब रेल रोको अभियान। तो किसानों का आंदोलन तो लगातार जारी है, अब ये ऐलान कर दिया गया है, तो अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी, कैसे आंदोलन खत्म करवाएंगे आप? मैं बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को बारीकी स्पष्ट किया था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि आंदोलन पवित्र है, लेकिन आंदोलन जीवी के हाथे ये हाईजेक हो चुका है। और जो आंदोलन जीवी है वो अपनी मंशा का पूर्ण करने के लिए इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और कानून की जहां तक बात की जाए
तो कानून आवश्यकता होती है भविष्य की और वर्तमान की। और अब किसी ने इसमें काला क्या है और ये किसानों के हित में किस प्रकार से है, यही नहीं। और हम लोग अगर आज विषय के ऊपर थोड़ा सा तो हमारा एक प्रावधान, अगर आपको तो चाहिए, नहीं जाना है तो नहीं जाइए, ये आप पे निर्भर करता है, ये आपको करना है। और मैं देख रहा था लोकसभा की जब बहस हो रही थी और राज्यसभा की, तो उसमें एक बहुत ही अच्छी बात हुई थी कि जो हमारा विपक्ष है उनका रवैया बहुत ही नकारात्मक है। यहाँ तक कि विपक्ष ने भी इस चीज को स्पष्ट नहीं किया कि इसमें क्या है। और मैं विपक्ष के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी से भी उनका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था, जिसमें उन्होंने भी इस प्रकार के कानून के लाने का जिक्र किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलनजीवी लोग हैं वो लोग इस जगह पर बैठे हैं। पहले तो राकेश टिकैत जी भी एमएसपी की गारंटी मानते थे, अब एमएसपी की गारंटी दे दी सरकार ने। उसके बाद फिर तो संदर्भ कुछ और था। फिर उधर उसके बाद उन्होंने कहा कि आंदोलन का दूसरा काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो हिंसात्मक गतिविधियां जो हो रही है वो कहीं ना कहीं ये हाईजेक होने के कारण, और ये बदल गया है। ये हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि ये बदल गया, बदल कर ये खालिस्तानियों के हाथ में। राज सिंह जी, किसान आंदोलन हाईजैक हो चुका है, जवाब दीजिए। ये तो मैं आज से नहीं, जब से ये धरना चला है, जब से आंदोलन चला है, जब से तरह तरह की बात हम सुनते आ रहे हैं। आपने भी सुना होगा खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चीन से फंडिंग हो रही है। तो ये तो दुनिया भर की बात आज से नहीं, शुरू से ही सुनते चले आ रहे हैं। किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। एक तो मैं आंदोलनजीवी और आंदोलनकारी में अंतर नहीं समझ। बिल्कुल आंदोलनकारी में अंतर, सुनो, आंदोलनकारी में अंतर क्या है इसकी परिभाषा क्लियर की जाए कि आंदोलनजीवी ये होता है और आंदोलनकारी ये होता है। आवाज आ रही है? जवाब ले लेंगे इस बात का। मैं काला क्या है मैं बता देता हूँ, अगर किसी ने काला नहीं बताया तो काला मैं बता देता हूँ। एक तो नए बिल में ये कहा गया है कि किसान की अगर पेमेंट नहीं होती है तो एसडीएम कोर्ट और लास्ट अपील जिलाधिकारी कोर्ट। ये किसके दबाव में कहा गया? अगर एसडीएम और डीएम से हमें न्याय नहीं मिलता है तो किसान कहां जाएगा उसके बाद? दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट खेती में बीज इनका रहेगा, खाद इनका रहेगा, पानी इनका रहेगा, समय से नराई गुड़ाई इनकी रहेगी, बीज कब बोना है, कैसे बोना है, सारा तो कॉन्ट्रैक्टर का रहेगा। लेकिन क्वांटिटी का मालिक किसान रहेगा। अरे भाई, जब बीज तुम्हारा, खाद तुम्हारा, पानी तुम्हारी, लागत तुम्हारी, समय तुम्हारा, तो फिर क्वांटिटी का मालिक किसान क्यों? प्राकृतिक मार का मालिक किसान क्यों? दूसरी बात कि जो प्राइवेट प्लेयर आकर के हमारा माल खरीदेंगे तो हमें यह लग रहा है कि हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल वो हमारा अन्न महंगा खरीद लें, जो प्राइवेट मंडियों में नहीं खरीदा जाता। जैसे आपका मक्का, धान, बाजरा सस्ते में लूट लिए गए, तो वो हो सकता है हमें अच्छा 4 साल रेट दे दें। जो हमें 4 साल लगातार अच्छा रेट मिलेगा, तो जो प्राइवेट मंडी है, प्राइवेट आड़ती है, वो अपना बिजनेस समेट के किसी दूसरे बिजनेस में चले जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प रह जाएगा, बड़ी मछली। छोटी मछली खत्म हो जाएंगी और फिर वो बड़ी मछली हमारी मजबूरी का फायदा उठाएंगी। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी को गारंटी कानून बना दिया जाए। वो जो बड़ी मछली भी आवे, जो दूसरा विकल्प आवे, वो एमएसपी से नीचे खरीद ना करे। तो फिर हम सरकारी कांटे पे बेचे, सरकारी खरीद केंद्र पे बेचे, चाहे इन मंडियों में आड़तियों के पास बेचे, चाहे बड़े प्लेयर के पास बेचे। हमें यह पता है कि तुम्हें जो मिनिमम रेट है उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात बता देना चाहता हूं मैं आनंद जी, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, और मनमोहन प्रधानमंत्री होते थे, तो खुद प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि देश में एमएसपी को गारंटी कानून होना चाहिए। एमएसपी रहेगी और गारंटी कानून में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, जवाब दीजिए राहुल आनंद जी। जी बोलिए। सबसे पहले मैं स्वराज जी का धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने उस चीज को निकाल दिया जिसे अब तक इनका विपक्ष नहीं निकाल पाया। और इन्होंने जो बातें बताई हैं वो ईद बुध घूमने वाली बातें हैं, जिसका कोई अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो वो जमीनी हकीकत पर वो फल फूलता नहीं है। मैं इनको बता दूं,
किसान कहाँ जाएगा कि जो इन्होंने जो बात की, तो किसान यहाँ जाएगा। कानून में इस चीज का संशोधन किया गया है कि आप जब चाहे तब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं और आप अपने मर्जी से रेट का तय कर सकते हैं, जिसके लिए किसानों को स्वतंत्रता होगी। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो सिस्टम, जो सरकार ने जो शासन लगा रखा है, वो किसानों के हित के लिए है। और जो एमएसपी की गारंटी की जो बात कर रहे हैं, तो पिछले जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से यही बातें आ रही हैं कि गारंटी को लेकर तो सरकार ने और यहाँ तक कि कृषि मंत्री जी ने भी इस चीज को स्पष्ट किया है कि ये जो है लिखित गारंटी सरकार दे रही है, तो उसे कभी खत्म नहीं किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय खाद्य निगम जो है, जो भारत सरकार के अनुबंधित है, उसमें 744 लाख मैट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 65% का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पंजाब से ही किया गया है और 35% जो बचता है वो अन्य राज्यों से लिया गया है। फिर भी पंजाब के किसान ही वहां धरना पे बैठे हैं। ये एक सोचने वाली बात है। और हमने आपको कानून के तहत इस बात की भी गारंटी दी है कि जो बिचलौलिया रहते थे उनको हमने समाप्त किया है। और आप अब पैन नंबर के आधार पे आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं, इसकी भी आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब 86 का दौर था तो उस समय यूनाइटेड नेशन ने प्रोजेक्ट बनाया था, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। और उस समय की तत्कालीन सरकार थी, आपको कांग्रेस की सरकार थी, और वहां पे छत्तीसगढ़ में, पंजाब में इसका कार्य किया गया था। और वहां से सफलता मिलने के बाद आज के भी दिन में वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। किसी ने किसी का जमीन नहीं लिया, इस चीज को मन से निकालना है। आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि जब सीएनआरसी की जब बातें चलती थी तो लोग कहते थे कि मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। ये हमारी विडंबना है कि हमारा विपक्ष नकारात्मक गतिविधि करने में बहुत ही सफल होता है। किसान हमारे आज भी अन्नदाता हैं और रहेंगे, और उन पे हम टिके हैं, क्योंकि भारत अर्थव्यवस्था में उनका सबसे ज्यादा योगदान होता है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन अब थोड़ी बातें को बढ़ा लिया जाए। पंजाब के जो किसान बैठे हैं वो गेहूं चावल को लेकर बैठे हैं, हरियाणा में कुछ और मुद्दा हो सकता है, और आपको यूपी में गन्ना एमएसपी का होता है। मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा। आपके जो महापंचायत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है रामपाल जाट जी, उन्होंने भी अपने बयान में दिया था कि सरकार ने जो इस कानून को लाया है उसमें दाने दाने की खरीदारी होगी। ये मैं नहीं, ये गूगल बता रहा है, ठीक है। आप वहां से भी इसकी स्पष्टता ले सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, कानून बनाया जाता है अपनी सुविधा के अनुसार, ताकि लोगों को आने वाले समय में 50 साल का भविष्य को ख्याल रखकर कानून बनाया जाता है। तो आपने सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपने दहेज के लिए तो कानून नहीं बनाया, लेकिन हमने बनाया। क्यों बनाया? जरूरत थी। जीएसटी क्यों आया? जीएसटी भी जरूरत थी। लोकपाल बिल क्यों आया? वो भी आवश्यकता थी। आरटीआई क्यों आया? वो भी जरूरत थी। तो पारदर्शिता, सरकार आपके सामने है, बस आप उस चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। जब इतनी दौरों की बैठक हो चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री जी, राहुल आनंद जी, उनको जी, पहली बात तो मेरा जो जीवन है वो गांव का जीवन है। मेरे पिताजी के नाम 2 हेक्टेयर जमीन थी। हम 2 भाई थे, मेरे नाम 1 हेक्टेयर जमीन आती है। मैं छोटा किसान हूं और कोई मेरे घर में साइड बिजनेस नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। मैं एक छोटे किसान का बेटा हूं और 1 हेक्टेयर का किसान हूं। मुझे पता है जब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आकर के कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो मेरी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, उसे 100-200 बीघे चाहिए जमीन। वो मेरी 1 हेक्टेयर जमीन, मेरी भी 1 हेक्टेयर जमीन है, वो 3 जगह बटी हुई है, एक जगह नहीं है 1 हेक्टेयर जमीन। ये भी मैं बता दूं, कहीं 3 बीघे जमीन है, कहीं 5 बीघे जमीन है, कहीं 4 बीघे जमीन है। ऐसे मेरी 3 टुकड़ियों में 3 जगह गांव में है। जो गांव के अलग अलग हार होते हैं, हिस्सा होते हैं, तो 3 जगह मेरे खेत आ रहे हैं। 12 बीघे जमीन 3 जगह बैठी हुई है। तो जब वो किसान, कोई भी मतलब बड़ी फर्म आएगी तो मुझसे कांटेक्ट नहीं करेगी, 50-100 किसानों से कांटेक्ट करेगी और 100-200 बीघे जमीन का कांटेक्ट करेगी। और एक साल जब कांटेक्ट करेगी तो वो ये नहीं है कि 2 बीघे की टुकड़ी और 2 बीघे के लिए आएगी, उसको जो है तोड़ के वो जो है मिला देगी, अपना बड़े बड़े फार्म बनाएगी। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी जी आ रही। तो
अगर मैंने 1 साल बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो मुझे चकबंदी करानी पड़ेगी, मेरी मेड़ कहाँ थी, मुझे अपनी मेड़बंदी भी करानी पड़ेगी, क्योंकि मेड़बंदी खत्म हो जाएगी, वहां बहुत सारी समस्या आएंगी मैदान में। मैंने जो बात बताई उनका आपने जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं, सरकार के बस की सारा गल्ला खरीदना नहीं है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और जो प्राइवेट प्लेयर या प्राइवेट मंडियां रहती है वो सस्ते में गल्ला खरीदती है, तो उनके लिए कानून बनवा रहे कि वो एमएसपी से नीचे खरीद ना करे। ये तो हमें पता है, सन 67 से एमएसपी है, कांग्रेस के समय में भी एमएसपी थी, आपके समय में भी एमएसपी है, आगे भी एमएसपी रहेगी। लेकिन अगर इसको कानूनी अमली जामा पहना दिया जाए कि जो भी इससे नीचे किसान के माल की लूट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इसमें प्राइवेट जो उद्योगपति है उनके लिए आपको कानून बनाने में कहां दिक्कत आ रही है? अगर कोई दिक्कत है तो हम अपनी मांग वापस ले लेंगे, हम नहीं मांगेंगे गारंटी का। बताइए राहुल आनंद जी, जवाब दीजिए। आप यही तो कह रहे हैं ना कि बिचौलियों को आपको हटाना है ताकि उनको फायदा ना हो, तो जवाब दीजिए, अगर ये कानून की मांग की जा रही है तो समस्या कहाँ आ रही है? देखिए मैं बता रहा हूँ, वो बड़ी बड़ी मंडियां होती हैं जैसे पंजाब में है, उनसे सबसे ज्यादा टैक्स राज्य सरकार को जाता है। सरकार ने उस टैक्स को खत्म किया। और जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, ये बात इन्होंने सही बताया कि आपको एक जगह क्लस्टर का निर्माण होना चाहिए, उसके बाद लोग करते हैं। लेकिन मैं भी किसान करता हूँ, मैं ट्रैक्टर से अपने खेतों को जोतता हूँ और मुझे भी पता है कि किस प्रकार से लोगों को अपनी अनाजें बेचने होते हैं जाकर मंडियों में। तो हमने जो क्लस्टर जो निर्माण कराया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक वर्मी कंपोस्ट आता है जिसको जैविक खाद बोलते हैं। जैविक खाद के माध्यम से खेती की जाती है, जिसके लिए करीब 5 बीघे का प्लॉट चाहिए होता है, और एक जगह 5 बीघे का प्लॉट किसी का शायद मिल जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्लस्टर बनाया और क्लस्टर बनाकर वहां पे किसानी की। किसानी करने के बाद हमें अपने उपज का अच्छा फायदा भी होता है, सब्जी लगते हैं और फायदा भी होता है, और वो अच्छे दामों में जाकर गुणवत्ता के साथ राज्यों में बाजार में बिकते भी हैं। तो बातों को समझना होगा, ये समझ आपकी होनी चाहिए कि आप अच्छे की तरफ जा रहे हैं या खराब की तरफ जा रहे हैं। बहुत जगह ऐसा होता है, जो आपने कहा कि लोग आप पे दबाव बनाते हैं, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, दबाव अब कोई नहीं बना सकता है। पहले ये जरूर था कि आप नहीं जा सकते हैं अदालत के पास, लेकिन अब अदालत का दरवाजा भी खोल दिया गया है। मैं बहुत ही आसान शब्दों में 7 पॉइंट में आनंद जी बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। कहीं ना कहीं अदालत में जाने का दरवाजा बंद था, ये कमी थी। मैं बता रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। वो देखिए, अगर आपने किसी के साथ अनुबंधन किया, अगर अनुबंधन करने के कारगर में अगर सामने वाला नहीं माना, अगर विवाद की स्थिति होती है, तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन इसको संभालेगी। नहीं होता है तब आपको अदालत जाने की आवश्यकता है। लेकिन आपने ये पहले ही मान लिया है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हम पे हावी होंगे, तो ये आपकी हार है। यहाँ आप अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। मैं 7 शब्दों में 7 पॉइंट्स में मैं आपको सारी बातों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने जब धरना दिया था, तो उसमें आपने कहा था कि बिजली संशोधन विधेयक वापस होने के लिए सरकार ने उस पर भी हामी भर दी। पराली जलाने पे जो दंड का प्रावधान था, उस पर भी सरकार मान गई। कृषि कानूनों में जो संशोधन करने के लिए और 1.5 साल रोकने की बात थी, उस पर भी सरकार तैयार हो गई। आपने नहीं माना। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अतार्किक तरीके से हस्तक्षेप किया, क्योंकि जब कानून में कोई गड़बड़ी होती है तभी सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है। लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान किया गया और किसानों के हित के लिए सरकार भी पीछे आई। सरकार बैकफुट पे आपके साथ खड़ी रही। चौथा, तीनों कानूनों पे बिंदुवार तरीके से समीक्षा के लिए भी सरकार तैयार हुई। निवर्तन एमएसपी की लिखित गारंटी के लिए भी सरकार तैयार है। अनाज की खरीदारों पर टैक्स लगाने की जो बात थी, उस पर भी सरकार तैयार है कि नहीं होगा। अब अनुबंधन खेती के मामलों में जो विवाद होता था और कानून में इस बात का जिक्र था कि जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसानों के हित को देखते हुए उससे भी रास्ता खोल दिया गया। मैं आपको बता दूं, पंजाब में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, और किसके लोगों का किसने खेती ले ली, कोई किसी का जमीन नहीं ले सकता है।
और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो भ्रम की जो स्थितियां बैठी है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने फिर से निमंत्रण दिया है, आप जाइए, आपको लगता है कि यहाँ काला कानून है तो आप उसकी चर्चा करिए, लेकिन जो लोग बैठे हैं वो मुद्दे से भटक रहे हैं। सरकार कह रही है कि मैं आपकी बातों को सुनूंगा और आप समीक्षा कर कर आगे चलेंगे, कहीं हम झुकेंगे कहीं आप झुकेंगे, लेकिन कानून तो बनेगा। कानून आने वाले समय और भविष्य की मांग है, और जो लोग समर्थन कर रहे हैं, बिचौलिया हैं, उनको समाप्त किया जा रहा है। आपको सवरेश जी, आपको ये चीज समझना होगा, आप बड़े हैं मेरे से, उम्र में भी बड़े हैं, और आपको सारा तार्किक अतार्किक बातें पता है, तो आप अपनी बुद्धि विवेक क्षमता से काम करिए। और जहां तक किसानों को सशक्त बनाने की बात है, तो उसके लिए सरकार आपके साथ तैयार है। मैं खुद वर्मी कंपोस्ट से खेती करता हूँ, आपको मैं अपनी किसानी का कहेंगे तो पूरा बना कर भेजूंगा, लेकिन आज तक मुझे कभी कोई परेशानी नहीं आई सरकार की तरफ से, इसलिए क्योंकि उनका सिस्टम होता है, उनको समझने की आवश्यकता है। 16 राज्यों में अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दौर शुरू हुआ था कांग्रेस के शासन से। हमने तो बस उसको आगे बढ़ाया है। जो लोगों को पहले बिचौलिया के माध्यम से पैसा मिलता था, अब डायरेक्ट उनके खाते में पैसे जाते हैं। मैं नहीं, ये डाटा बोलता है। जब 744 लाख मैट्रिक टन की खरीदारी हो रही है पूरे देश में, सरकार के पास भी रखने की क्षमता होती है। पूरे आनंद जी, मैं सरकारी खरीद पे उंगली नहीं उठा रहा, ना सरकारी सिस्टम पे उंगली उठा रहा मैं। अगर मेरी आवाज आ रही है आपको, आप कानून पे कमी निकालिए ना। यहाँ बात कानून आ रही है जी, आ रही है। मैं एक बार बाराबंकी उत्तर प्रदेश के किसानों का पिपरमेंट आढ़ती के द्वारा, मैं गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ, नोएडा का एक कंपनी मालिक ले आया और उसने सारी पेमेंट रोक ली। खूब प्रयास कर लिए, प्रशासन मदद नहीं कर पाया, तो हम संगठन से जुड़े हुए लोग थे, हमने जाकर के उसकी कंपनी को घेरा। 78 लाख रुपया था, मार के बैठ गया था कंपनी मालिक। अगर संगठन यहाँ नहीं होता तो शायद जो बाराबंकी के पिपरमेंट के जो किसान थे, आढ़ती मारे गए, उनकी पेमेंट नहीं हुई, तो किसानों की पेमेंट नहीं हुई। ये जो बड़े बड़े फर्म मालिक होते हैं, ये कितने ईमानदार होते हैं आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और डीएम और एसडीएम की पावर कितनी होती है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। डीएम की पावर बहुत होती है, लेकिन सरमाएदारों के घराने के दबाव में डीएम और एसडीएम आ जाते हैं। अगर किसी मंत्री का हॉस्पिटल है, मंत्री का स्कूल है, तो नोएडा में हमारा डीएम उस पर शासन नहीं चला सकता, क्योंकि वो सत्ता से जुड़े हुए लोग होते हैं जो सरमाएदार हैं, आज उनकी सत्ता में भागीदारी होती है। डीएम एसडीएम बहुत छोटा पड़ जाता है। मैं आपको बता, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बुलंदशहर जिले के कई आढ़तियों के पैसे, हरियाणा का एक मिल मालिक है वो दावे बैठा है, आज तक पेमेंट नहीं हुई। मैंने अपने जिले में एफआईआर करवाई है, नहीं डरा एफआईआर से। वो उनके वकील होते हैं, जमानत करा लेते हैं, बड़ी बड़ी मार के बैठ जाते हैं, माल मार के बैठ जाते हैं। सरमाएदार की नीयत सही नहीं होती। कानून जो होता है, कानून तथ्यों पे चलती है, और एफआईआर वगैरह जो भी दर्ज होते हैं ना, ये हमारा भी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कानून तथ्यों पे चलती है, और कानून से और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। जिस प्रकार से नकारात्मक प्रचार किया गया है कृषि कानून को लेकर, बहुत तेजी से फैला है, ठीक, लेकिन सकारात्मक गतिविधि आने में हमें भी समय लगे और हमें समझाने में समय लग रहे हैं, तो ये फर्क करना पड़ेगा। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। तो राहुल आनंद अगर आप किसान के बेटे हैं और खेती करते हैं, और मैं, आप बड़े किसान हो सकते हैं, मैं छोटा किसान हूं, मैंने बता दिया मैं 1 हेक्टेयर का किसान हूं, कोई शर्म नहीं है इसमें। जब मेरे हिस्सा में 1 हेक्टेयर है तो मैं 2 कहां से लाऊं? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्राइवेट प्लेयर के लिए एमएसपी गारंटी कर दी जाए कि इससे नीचे नहीं खरीदेगा, तो इस पर सरकार को कहां दिक्कत आ रही है? राहुल जी, बिल्कुल, सिर्फ ये इतनी सी सवाल बात है। तीसरी बार, ठीक है। शिवराज जी, आपका सवाल सुन लिया है, शिवराज जी आपका सवाल सुन चुके हैं। राहुल जी, यही सवाल मेरा है कि वो 3 बार अपना सवाल दोहरा चुके हैं, लेकिन जवाब आप इसका सीधे सीधे तौर पर दे नहीं पा रहे हैं कि आखिर प्राइवेट सेक्टर के लिए कानून बनाने में समस्या सरकार को कहाँ आ रही है। एमएसपी पे लिखित गारंटी दी जा रही है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, एमएसपी तो पहले भी थी ना, सवाल तो यही है। तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं एमएसपी तो पहले भी थी। मुझे चलिए, ठीक है। एमएसपी पे मैं बताता हूँ, एमएसपी रहती है और रहेगी, ये सरकार भी कह रही है, और एमएसपी पे खरीदारी होगी, ये आप लोग भी बेच रहे हैं माल।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि एमएसपी का जब निर्धारण होता है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने अनाजों को बेचने में सरकार को भी समस्या होती है। सरकार कह रही है कि एमएसपी क्यों आया था, जब 64 के दौर में जब खाने पीने से संबंधित समस्या हमारे देश को ना हो, उस समय एमएसपी के लिए एमएसपी करके गेहूं चावल की उपज के लिए लोगों को प्रोत्साहन किया गया था। अब एमएसपी पे उनका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो सरकार ने, कोई सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कोई और सरकार हो, सभी ने लिखित गारंटी तो किसी ने नहीं दी। बस भाजपा की सरकार लिखित गारंटी की बात कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने अनाजों को सरकार को बेचने में समस्या आती है, इसलिए एमएसपी पे कानून नहीं बनाते हैं। इसका टेक्निकल टर्म इसका यही है। इसीलिए कहा गया सरकार के माध्यम से कि आप अपने एमएसपी पे और अन्य फसलों को शामिल किया गया। जब हमारे पास जब आवश्यकता से अधिक उत्पादन होगा गेहूं का, धान का, तो हम कहाँ रखेंगे, हम कहाँ खरीद। आनंद जी, मैं उन किसान, सुनो, पहली बात तो मैं उन किसानों की बात कर रहा हूं जिनको एमएसपी नहीं मिल पाती है, जो मंडी में लुटते हैं, मैं उन किसानों की बात कर रहा हूं। जो सरकारी खरीद केंद्र पे एमएसपी ले लेते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। दूसरी बात ये है कि जो बड़े प्लेयर आएंगे ये कहाँ बेचेंगे, मैं बता रहा हूं, बेचेंगे, बाहर बेचेंगे। चलिए ठीक है शिवराज सिंह जी, एक सेकंड। शिवराज सिंह जी, आपने सवाल पूछ लिया, एक लाइन में जवाब चाहूंगी मैं आपका राहुल आनंद जी, क्योंकि समय का अभाव है, जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिए। देखिए, मैंने तो इनका इस बात को स्पष्ट कर दिया कि एमएसपी पे गारंटी का कानून क्यों नहीं बन रहा, ये मैंने स्पष्ट कर दिया। दूसरा कि जो भी बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं वो जो उनका अनाज खरीदेंगे तो उसका वो भुगतान करेंगे, ठीक है। भुगतान करने के बाद वो अपना कहीं बेचे। बहुत सारी कंपनियां हैं जो बिस्किट बनाती हैं, ये बहुत सारी चीजें बनती हैं, उस पर बेचेंगे, वो उनका प्रॉब्लम है। वो बनाती है, वो कल वो तो आज भी बनाती है। हमारे चीनों के जितनी भी मील मालिक है मंडियों में आके बोली लगाते हैं, गेहूं पे, धान पे, मक्का पे, बाजरे पे। मील मालिक के आदमी होते हैं, आढ़ती तो कमीशन लेता है, सिर्फ मील के आदमी होते हैं जो गेहूं पे, धान पे, मक्का पे, बाजरे पे बोली लगाते हैं, उन्हीं के आदमी होते हैं, को रोकना उन्हीं को ये बेचेंगे। शिवराज सिंह जी, आपको भी रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है, माफ कीजिएगा। राहुल आनंद जी, आपको भी रोकना चाहूंगी। सिर्फ सवाल यहाँ पर एएनबी न्यूज का यही है कि अगर बातचीत के जरिए समस्या का समाधान हो सकता है तो बातचीत के जरिए ही किया जाना चाहिए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, समस्या बरकरार है, बातचीत से ही समाधान निकलेगा, ये बात सरकार भी कह रही है और किसान भी कह रहे हैं, और समाधान कब होता है यही देखना है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे एएनबी न्यूज। नमस्कार।